नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आगरा से महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां एसओजी पुलिस सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई, जहां बदमाश के साथ पुलिस टीम की मुठभेड़ हुई है। बदमाश सोहेल के गोली लगी है, अस्पताल में वो भर्ती है। एक कार, 2 पिस्टल, 3 मैगजीन और कई कारतूस बरामद हुए हैं। सराफा लूटकांड में शामिल था सोहेल। भागते समय लोगों पर आरोपी ने चलाई थी गोलियां और इसी के चलते लंबे समय से तलाश कर रही थी पुलिस बदमाश की, और मुठभेड़ के दौरान ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। सराफा लूटकांड में शामिल था सोहेल, जहां भागते समय लोगों पर आरोपी ने गोलियां चलाई थी। सराफा लूटकांड में ये शामिल था। पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां मुठभेड़ के दौरान ये घायल हुआ है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, क्या जानकारी? देखिए, बड़ी सफलता पुलिस को के हाथ लगी है, उसके क्या साथियों की भी तलाश है? पुलिस को पूछताछ किस तरीके से हो रही है? बिल्कुल कीर्ति, मैं आपको बता दूं, ये पिछले सप्ताह का मामला है, जहां थाना लोहा मंडी के यहाँ ज्वेलर्स की दुकान थी। वहां पर 3 बदमाश आए और कनपटी पर तमंचा रखकर उससे 6 चैन लूटने का प्रयास किया था। काफी जद्दोजहद का वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। उसके बाद आगरा पुलिस कमिश्नर ने 10 टीमें लगाकर इनकी तलाश जारी कर दी थी, जिसके चलते आज सुबह इन लोगों की लोकेशन मिली तो और पुलिस ने यहाँ पर बिजपुरी जो चौकी के पास बदमाश को पकड़ा है, और सोहेल नाम के जो बदमाश था उसके पैर में गोली भी लगी है। उससे पूछताछ की जा रही है। तो बताया जा रहा था उत्तर प्रदेश और दिल्ली और हरियाणा समेत कई राज्यों में इन लोगों का नेटवर्क था। 5 लूटों का उसने ये भी कबूला है कि मैंने 5 बड़ी बड़ी लूटों का इसमें शामिल भी रहा है। इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरे में 2 लोग और उसके साथ दिखाई दे रहे थे, उनके बारे में भी पूछताछ की जा रही है कि वो लोग, उन लोगों का इतिहास क्या है, उन लोगों ने कहाँ कहाँ वारदात की, उसकी जांच भी पुलिस टीम लगी हुई है। उन लोगों को भी जल्द पकड़ने का की बात कही जा रही है। बिल्कुल, तो देखिए, बड़ी ये कार्रवाई की गई। बहुत शुक्रिया कृष्णा आपका तमाम जानकारी के लिए। बदमाश के साथ पुलिस टीम की मुठभेड़ हुई और इस दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है बदमाश। लखनऊ से अब खबर, जहां अंबेडकर विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। प्रशासनिक कार्यालय के बाहर छात्राएं बैठी हैं। बीआर अंबेडकर पर हुई अभद्र टिप्पणी से आहत हैं छात्राएं। धरने पर बैठी छात्राओं ने प्रशासन पर आरोप लगाया है, अभद्र टिप्पणी करने वालों पर प्रशासन नहीं कर रहा है कोई कार्रवाई। अंबेडकर के नाम पर बना विश्वविद्यालय में ही अंबेडकर का अपमान हो रहा है। 26 जनवरी के दिन महिला छात्रावास में पूजा अर्चना के दौरान टिप्पणी की गई। पूजा अर्चना के दौरान अंबेडकर को पैर तले कूचने की बात कही गई थी और इस टिप्पणी को लेकर आहत हैं भावनाएं कहीं ना कहीं छात्राओं की, और इसी के चलते वो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। और उनका कहना है कि अंबेडकर के नाम से बना ये विश्वविद्यालय में ही अंबेडकर के नाम को इस तरह से अपमानित किया जा रहा है। इसी को लेकर नाराजगी जाहिर की जा रही है। तो वहीं प्रशासन पर आरोप लग रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो अंबेडकर विश्वविद्यालय में छात्राओं का देर रात धरना प्रदर्शन, जहां प्रशासनिक कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी हैं छात्राएं, और इसी के साथ बीआर अंबेडकर पर हुई अभद्र टिप्पणी से आहत हैं छात्राएं। धरने पर बैठी छात्राओं ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि प्रशासन उनकी नाराजगी की ओर और उनकी शिकायत की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या ये पूरा मामला है? देखिए, किस तरीके से अंबेडकर जी के नाम से ही ये विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, बावजूद इस तरीके की टिप्पणियां हो रही हैं जिसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला है, जहाँ पर जो छात्राएं थी उन्होंने देर रात धरना शुरू कर दिया और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर बनाया गया विश्वविद्यालय, जहाँ पर बाबा साहब के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई है। टिप्पणी करने वाले जो छात्र छात्राएं थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अगर देखा जाए तो महिला छात्रावास से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर 26 जनवरी को पूजा अर्चना के दौरान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप लगे हैं। जिसके बाद जो छात्राएं थी उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से शिकायत की थी कि इस तरीके की टिप्पणी विश्वविद्यालय के अंदर की जा रही है, और विश्वविद्यालय के अंदर जब ऐसी टिप्पणी कोई कर रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन विश्वविद्यालय के ऊपर आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद नाराज छात्राएं देर रात धरने पर बैठ गई। देर रात जब धरने पर बैठी तो प्रशासन जो है हरकत में आया और छात्राओं को आश्वासन दिया गया कि जो अवैध टिप्पणी करने वाले
लोग थे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, जिसके बाद ये धरना प्रदर्शन खत्म किया गया है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में इस तरीके का मामला जब सामने आया है तो प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि 26 जनवरी के दिन की ये पूरी घटना थी और उस समय अगर एक्शन लिया गया होता तो छात्राएं देर रात धरने पर न रहे। बिल्कुल, फिलहाल जो धरना कर रही थी छात्राएं, वो संतुष्ट हैं? देखिए, प्रशासन ने देर रात उनको आश्वासन दिया था कि सुबह होते ही, विश्वविद्यालय खुलते ही जो अवैध टिप्पणी करने वाले लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखना होगा कि जो आश्वासन रात में दिया गया था क्या सुबह उस पर अमल किया जाता है या फिर जो छात्राएं हैं एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीलेश आपका जानकारी के लिए। लखनऊ से अगली खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। आज सुबह 11 बजे 5 कालिदास मार्ग पर समीक्षा बैठक होगी, तो वहीं बजट प्रावधान के सापेक्ष में व्यय की करेंगे समीक्षा, जहां जनप्रतिनिधियों के उठाए गए मुद्दों के संबंध में बैठक होगी। 5 कालिदास पर शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक है। शाम 6 बजे मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, महत्वपूर्ण ये बैठकें हैं और इस बैठकों के जरिए मंथन किया जाएगा। 5 कालिदास मार्ग पर शाम 4 बजे मंत्री परिषद की बैठक है और इसी के साथ साथ शाम 6 बजे की बात की जाए तो मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और बड़ी समीक्षाएं होंगी इस दौरान। कई बैठकें हैं जिनमें आज हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके जरिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 5 कालिदास मार्ग यानी कि सीएम आवास पर ही ये समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं। बजट प्रावधान के सापेक्ष में भी व्यय की समीक्षा होगी इस दौरान। साथ ही जनप्रतिनिधियों के उठाए गए मुद्दों के संबंध में भी ये बैठक होगी। तो 5 कालिदास मार्ग पर शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक है। शाम 6 बजे मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो जनप्रतिनिधियों द्वारा जो मुद्दे उठाए गए हैं उनको लेकर भी आज मंथन किया जाएगा, उन पर भी चर्चा होगी इन बैठकों के जरिए। साथ ही साथ बजट को लेकर भी, प्रावधानों को लेकर भी चर्चा की जाएगी और इसी के लिए ये महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इन बैठकों की समीक्षा करेंगे और अपने सुझाव भी देंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या जानकारी? देखिए, बड़ी आज बैठकें हैं और इन बैठकों में बड़े मुद्दे रहने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लगातार कई बैठकें करेंगे, जिसमें जो सबसे पहली बैठक है 11 बजे है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट जारी किया था उसका जो अब तक खर्च हुआ है वो कहाँ हुआ है, किन किन मदों में हुआ है, अगर किसी विभाग ने अपना बजट खर्च नहीं किया है तो उसके पीछे आखिर क्या कारण है। जो लक्ष्य लेकर उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है उस लक्ष्य के सापेक्ष जो निर्देश दिए गए थे उनमें बजट खर्च की अब तक की स्थिति क्या है, इन बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये समीक्षा करने वाले हैं। हालांकि ये समीक्षा मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास पर मार्ग पर होगी, जिसमें मुख्यमंत्री जो अभी लगातार जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे उनकी बैठक के दौरान आए हुए बिंदुओं को लेकर भी चर्चा करेंगे, जिसमें जिन जनप्रतिनिधियों की तरफ से चीजें रखी गई थी, जो प्रमुख बिंदु उनकी तरफ से उठाए गए थे वो भी रखे जाएंगे। और दूसरी बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे करेंगे, जो कि यूपी कैबिनेट की बैठक है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के जो लक्ष्य तय हैं 100 दिन, उसके बाद 200 दिन और पूरे 5 साल को लेकर, तो उनको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ये कैबिनेट बैठक करेंगे, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, पीडब्ल्यूडी, ग्राम विकास से जुड़े हुए विभिन्न प्रस्ताव आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे। ये सभी बैठकें मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर होंगी। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार बैठकें लगी हैं, जिसमें सुबह 11 बजे अधिकारियों, जिसमें वित्त विभाग, साथ ही साथ राजस्व विभाग और दूसरे जो विभिन्न विभाग हैं जिनको बजट दिया गया था उनके खर्च की स्थिति क्या है, अब तक कितना व्यय हुआ है, किन किन मदों में पैसा गया है और बजट खर्च की स्थिति क्या है, इन सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये समीक्षा करेंगे। बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण ये बैठकें रहने वाली हैं। ठीक है, इसके आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, जहां अवैध अलाया अपार्टमेंट का ये पूरा मामला है, जहां यजदान बिल्डर से जुड़ी सभी फाइलें गुम, जहां सवालों के घेरे में है लखनऊ विकास प्राधिकरण। घटना के बाद 8 फाइलें यजदान की गायब हैं। 2010 में किया गया था अलाया का चालान, अधिकारी और इंजीनियर बचते नजर आ रहे हैं। तो
तो देखिए, यजदान बिल्डर की 8 फाइलें गायब हैं, जो कि बड़े सवाल खड़े करती हैं। 2010 में किया गया था अलाया का चालान, जहां अधिकारी और इंजीनियर्स बचते नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों ये लापरवाहियां हो रही हैं, कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, तमाम ये सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण भी सवालों के घेरे में है। आखिर क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है यजदान बिल्डर को, जिसकी वजह से बड़े हादसे हो रहे हैं। हाल ही में लखनऊ में बड़ा हादसा हुआ, जिसकी वजह से कई जानें भी चली गईं। बावजूद इसके यजदान बिल्डर को कौन बचा रहा है, अधिकारियों की क्या मिलीभगत है, ये तमाम बड़े सवाल इस पूरे मामले से जुड़े हुए निकलकर सामने आ रहे हैं, जिनके अभी जवाब मिलना बाकी हैं और इसी के समक्ष अब जांच भी की जाएगी। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ बने हुए हैं। एसके, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से लापरवाही सामने आ रही है। यजदान बिल्डर की 8 फाइलें गायब हैं, क्या इशारा कर रही हैं ये? बिल्कुल निश्चित तौर पर यह पहला मौका नहीं है जब लखनऊ विकास प्राधिकरण से इस तरीके के बिल्डर्स की फाइलें गायब हो गई हों। क्योंकि यजदान बिल्डर को लेकर लगातार पूरा मामला काफी गरमाया हुआ है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है कि जब यजदान बिल्डर की तरफ से एक इमारत बनाई गई थी जिसकी परमिशन नहीं थी, और उसके बाद उस इमारत को एलडीए की तरफ से जमींदोज किया गया था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पूरा मामला मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान में है, जिसके बाद कठोर कार्रवाई के निर्देश हुए थे और लगातार विभिन्न, चाहे वो कोर्ट गए हों या विभिन्न अधिकारियों समझ प्रस्तुत होने के बाद भी यजदान बिल्डर अपनी बिल्डिंग को नहीं बचा सका था। यह दूसरा मामला है जिसमें यजदान बिल्डर की बनाई गई पूरी 5 मंजिला इमारत, जिसमें 4 मंजिलों में फ्लैट्स थे, ऊपर पेंटा हाउस था, वो पूरी तरीके से जमींदोज हो गई थी। 3 महिलाओं की इस पूरे मामले में मौत हो चुकी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर, साथ ही साथ लखनऊ की मंडलायुक्त, उसके अलावा चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी को जांच अधिकारी नामित किया गया है। ये 3 सदस्यीय कमेटी लगातार जांच कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर एलडीए से फाइलें मांगी गई हैं, क्योंकि जांच में ये सारी फाइलें जरूरत होंगी। और इस ऐसी स्थिति में अब एलडीए में यजदान बिल्डर से जुड़ी हुई फाइलें नहीं मिल रही हैं। सीधे तौर पर कहीं न कहीं अधिकारियों की भूमिका लगातार संदिग्ध है, और उस भूमिका के चलते ही इस तरीके की इमारतें लगातार बन रही थी। अब चूंकि जो चीजें अभी तक प्राथमिक तौर पर निकलकर सामने आई हैं कि जो अलाया अपार्टमेंट, जो कि 4 फ्लोर का बना हुआ था, जिसमें हर फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट्स थे, जिसके पास परमिशन सिर्फ 2 फ्लोर्स की थी, लेकिन उसने 4 फ्लोर बना रखे थे। चूंकि अब 3 सदस्यीय कमेटी पूरे मामले की जांच कर रही है, तो जब अब फाइलों की जरूरत है, संबंधित दस्तावेजों की जरूरत है, तो वो फाइलें फिलहाल एलडीओ को अभी ढूंढे नहीं मिल रही हैं। अब देखना यह है कि जब पूरा मामला मुख्यमंत्री कार्यालय संज्ञान में है, तो एलडीए कहां से ये फाइलें निकाल कर लाता है। और जो 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनी हुई है, जो कि लगातार पूरे मामले की जांच कर रही है, कहीं ना कहीं उन अफसरों की भूमिका की भी जांच होगी जिन्होंने इस अपार्टमेंट को परमिशन दी थी, या फिर जिनकी जानकारी में होने के बावजूद 2 फ्लोर अवैध तरीके से बना दिए गए थे, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आखिर एलडीए के कौन से ऐसे अफसर थे जो इस पूरे मामले को जानते हुए भी मूक दर्शक बने रहे। तो इन बहुत सारे विषयों को लेकर चूंकि कमेटी को जांच करनी है, यही एक वजह है कि अब एलडीए के जो इंजीनियर्स हैं वो अपनी नौकरी बचाने के लिए इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि वो फाइलें ना मिलें। हालांकि स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी जरूरी कागजात हैं, चाहे वो एलडीए से हों या किसी दूसरे विभाग से, वो सभी जांच कमेटी को उपलब्ध कराया जाए। देखना यह है कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से वो फाइलें एलडीए जांच कमेटी को उपलब्ध कराता है। बिल्कुल, फिलहाल क्या उसका अल्टरनेटिव निकाला जा रहा है, क्योंकि देखिए इसके बड़ी लापरवाही और कहीं ना कहीं सीधा लोगों की जान पर बन रही है, और ऐसे में इस पूरे मामले की अनदेखी नहीं की जा सकती, और इसी के लिए जांच कमेटी का गठन हुआ है। तो किस तरीके से जांच कमेटी अब आगे अपनी जांच का दायरा बढ़ाएंगी? बिल्कुल सीधे तौर पर, चूंकि हर एक बिंदु पर जांच होगी, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या अलाया अपार्टमेंट के नीचे जो लगातार स्थानीय लोग बता रहे थे कि कुछ काम बेसमेंट में चल रहा था, वो आखिर क्या काम था। जो निर्माण सामग्री को लेकर डीजीपी ने भी सवाल उठाए थे कि निर्माण सामग्री बेहद घटिया किस्म की थी, तो निर्माण सामग्री को लेकर भी कमेटी जांच करेगी, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को भी रखा गया है। साथ ही साथ जो ये चीजें निकलकर सामने आई हैं
कि 2 फ्लोर की परमिशन थी तो 4 फ्लोर कैसे बन गई, इस विषय की भी जांच होगी। साथ ही साथ वो कौन से ऐसे अफसर थे जिनकी जानकारी में था, अगर जानकारी में था तो नोटिस दी गई कि नहीं दी गई तो फिर कार्रवाई क्या की गई, और अगर नोटिस नहीं दी गई तो आखिर इन बिल्डर्स को बचाने के लिए कौन कौन से ऐसे अफसर थे जो कहीं ना कहीं बैक डोर से कोशिश कर रहे थे। तो इन सारी चीजों को लेकर कमेटी को जांच करनी है। निश्चित है कि पूरे मामले को लेकर हड़कंप जरूर मचा हुआ है, क्योंकि पूरा मामला मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान में है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ही स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कठोर एक्शन होगा, और जो इस पूरे मामले को लेकर जिन अफसरों की लापरवाही, जिन अफसरों की अनुशासनहीनता सामने आएगी उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं चीजें जरूर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही हैं कि लगातार कमेटी पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ रही है। देखना यह है कि जब एलडीए से फाइलें मांगी गई हैं, चूंकि एलडीए का कहना है कि उसके पास बहुत सारी फाइल्स का भंडार है, यही वजह है कि वो फाइल्स उसको नहीं मिल रही हैं। लेकिन अब देखना यह है कि जब लगातार पूरा मामला कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कार्यालय खुद मॉनिटर कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में एलडीए के इंजीनियर कब तक इन फाइलों को दबाए रखते हैं। बिल्कुल, और किस तरीके से इस लापरवाही की जड़ तक पहुंचती है ये टीम, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते आगे देवरिया से खबर, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज दौरा है। दोपहर 12 बजे पुलिस लाइन में उतरेगा केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम के घर जाएंगे डिप्टी सीएम। विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे उप मुख्यमंत्री। उनका ये खास दौरा बलिया का बताया जा रहा है। और इस दौरान आपको बता दें, माफ कीजिएगा, देवरिया का उनका दौरा है केशव प्रसाद मौर्य का, जिस दौरान दोपहर 12 बजे पुलिस लाइन में केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर उतरेगा। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम के घर भी उनको जाना है, इसके लिए भी खास दौरा है। साथ ही साथ विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे उप मुख्यमंत्री। तो लगातार दौरों पर हैं उप मुख्यमंत्री भी और मुख्यमंत्री भी, और इसी सिलसिले में आज देवरिया का एक खास दौरा है। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम के घर भी जाएंगे। इसी के साथ साथ विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए जाएंगे। कई बड़े सुझाव परियोजनाओं की गति को लेकर भी दिए जाएंगे, क्योंकि समय पर परियोजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है नहीं, इसको लेकर फीडबैक भी लिया जाएगा जनप्रतिनिधियों से, और इसी के लिए ये खास उनका दौरा बताया जा रहा है। अलीगढ़ से अब खबर, जहां एएमयू में अल्लाहू अकबर नारा लगाने का पूरा मामला है, जहां आरोपी छात्र के खिलाफ कई धाराओं में दर्ज हुआ है मुकदमा। योगेश वाषर्णे की तहरीर पर दर्ज हुआ है मुकदमा। एनसीसी कैडेट्स का आरोपी छात्र मोबाइल बंद कर चल रहा है फरार। एएमयू आरोपी छात्र को कर चुका है निलंबित। एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने मुकदमे की जानकारी दी है। सिविल लाइन थाना इलाके के एएमयू कैंपस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अल्लाहू अकबर नारा लगाने का ये पूरा मामला है, जिस पूरे मामले में एएमयू आरोपी छात्र को निलंबित कर चुका है। एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने मुकदमे की जानकारी दी है। सिविल लाइन थाना इलाके के एएमयू कैंपस का ये पूरा मामला है। फिलहाल किस तरीके से तलाश की जाती है इस पूरे मामले में, संबंधित आरोपी छात्र के खिलाफ कई धाराओं में क्योंकि मुकदमा दर्ज है, और आरोपी जो है फरार बताया जा रहा है, फोन स्विच ऑफ है। योगेश वाषर्णे की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है, और इसी के चलते एनसीसी कैडेट्स का आरोपी छात्र मोबाइल बंद कर फरार चल रहा है। एएमयू आरोपी छात्र को निलंबित भी कर चुका है। एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने मुकदमे की जानकारी दी है विस्तृत कि किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या पूरा मामला है, इसकी जानकारी दी गई है। तो वहीं सिविल लाइन थाना इलाके के एएमयू कैंपस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और आगरा से अब खबर, जहां भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों की सुविधाओं को लेकर गंभीर दिखाई दे रहा है। रेल मंत्रालय का इन दिनों आगरा रेल डिवीजन में विकास कार्यों और यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आगरा डिवीजन में हेरिटेज पार्क और कोच रेस्टोरेंट बनाने का प्लान तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला हेरिटेज पार्क और कोच रेस्टोरेंट होगा। ताजनगरी आने वाले यात्रियों के साथ साथ शहरवासी भी रेस्टोरेंट का लाभ ले सकेंगे। आम आदमी बेशक 5 सितारा होटल में खान पान का लुत्फ ना उठा पाए, लेकिन रेलवे के इस हेरिटेज पार्क एंड कोच रेस्टोरेंट में निश्चित तौर पर
लजीज व्यंजनों का लाभ ले पाएंगे। रेल मंत्रालय की तरफ से ईदगाह स्थित श्री राम चौक पर बनाए जा रहे हेरिटेज पार्क एवं कोच रेस्टोरेंट को 5 वर्षों की लीज के लिए हिल्टन ग्रुप को दिया गया है। आगरा में रेलवे ने एक रेलवे हेरिटेज पार्क बनाने का प्लान किया है, जो ईदगाह चौराहे के पास बनाया जा रहा है। ये एक ओपन एयर रेलवे म्यूज़ियम की तरह होगा, जिससे आगरा के लोग रेलवे की जो हेरिटेज है, रेलवे की हिस्ट्री है, इसके बारे में जान सकेंगे। और साथ ही उस पार्क में एक रेल कोच रेस्टोरेंट भी होगा। आगरा में प्रयागराज से अब खबर, जहां प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र स्थित अखिल भारतीय धर्म संघ के शिविर में युवा चेतना की ओर से भारतीय संस्कृति के संवर्धन में युवा वर्ग की भूमिका विशेष का व्याख्यान हुआ है। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती, स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि प्रेम शुक्ला ने कहा है कि हमारी संस्कृति के आधार पर प्रभु राम है और उनके दिखाई रास्ते पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। तो वहीं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि भारत प्रभु राम का देश है, यहाँ गलत संस्कृति पनप नहीं सकती है। साथ ही आगे कहा कि युवा वर्ग को परिवारवादियों से लड़कर भारत के वैभव को आगे बढ़ाना है। भारतीय संस्कृति में अपना जो योगदान सुनिश्चित कर देते हैं कि अटक से कटक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक। मेरठ से अब खबर, जहां मेरठ में गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रगान के अपमान का ये पूरा मामला है, जहां एक युवक ने छत पर राष्ट्रगान बजाकर अश्लील डांस किया है। अश्लील डांस का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल के बाद हिंदू समाज सेवियों ने विरोध जताया है। 26 जनवरी को राष्ट्रगान पर अश्लील नृत्य करने का आरोप है। थाने में प्रदर्शन के बाद अदनान नाम का युवक गिरफ्तार हुआ है। रेलवे रोड थाना क्षेत्र के ईदगाह का बताया जा रहा है ये पूरा मामला। के अंदर कुछ विधर्मियों ने राष्ट्रगान का मतलब एक अपमान किया है कि राष्ट्रगान सीधे खड़े हो गाया जाता है, उसके अंदर नाच करके छत के ऊपर और इतना ज़्यादा जो है वो करा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ देशद्रोही कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। एक आरोपी अदनान उसमें पकड़ा गया है, दूसरा आरोपी रूहुल जो ईदगाह का ही थाना रेलवे रोड के रहने वाले हैं, उसको जो है गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई हुई है। मेरा बस यही कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसके अंदर योगी आदित्यनाथ जी से कि इसके अंदर देशद्रोह की कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो इस तरीके से देश का मजाक, राष्ट्र का मजाक बना रहे हैं। कि हमारे राष्ट्र का जो आप देखिए कि हम राष्ट्रगान गाते हैं, कितने सम्मानित तरीके से स्कूलों में सब जगह गाया जाता है, और उसको हम मजाक उड़ा रहे हैं। तो देश में, हमारे ही देश में ये विधर्मी रोटी खाते हैं, यहीं का अन्न खाते हैं, और यहीं के खिलाफ ही इस तरीके की आप देखिए किस तरीके से कितना गंदा और घिनौना काम ये। और अब संभल से खबर आपको बताते हैं, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, जहां पुलिस पर हमला किया है। नोटिस तामील कराने गए सिपाही को बेरहमी से पीटा गया है। सरकारी कार्य में डाली बाधा डालने पर जमकर पिटाई हुई है। पूर्व नगर पालिका सभासद नौशाद ने हमला किया। घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सदर कोतवाली के पंजू सराय चौकी इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर में महिला बीडीसी हत्याकांड का पुलिस ने 12 घंटे में ही सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। इस दौरान एसएसपी श्लोक कुमार ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। बुलंदशहर में एक सनसनीखेज हत्याकांड देखने को मिला है, जहां पर एक महिला बीडीसी की हत्या उसी के सगे भतीजे ने सर में वार कर दी है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार सिंह हैं, उनसे समझेंगे। सर, ये एक चुनौती के रूप में बुलंदशहर पुलिस के साथ ये घटना हुई थी। सर, पुलिस ने कितने समय में इस घटना का खुलासा कर दिया है और किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था? आज सुबह 6 बजे थाना अगौता में ये जानकारी मिली थी कि एक महिला जो कि अगौता ब्लॉक की बीडीसी सदस्य हैं, उनकी डेड बॉडी उनके घर पे मिली है। इस सूचना पर पुलिस टीम और फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पर जाकर साक्ष्य एकत्रित किए गए और इस घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों को लगाया गया था, जिनके द्वारा सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त जिसका नाम सागर है उसे आज गिरफ्तार किया गया। सागर रिश्ते में मृतका का भतीजा लगता है और पूछताछ में इसने ये बताया कि ये कुछ दिन पहले विदेश से लौटा था, इसके पास कुछ पैसे आए थे और इसके बाद फिर इसने
इसकी एक गर्लफ्रेंड बन गई थी जिस पर काफ़ी ये खर्च करता रहता था और इसको पैसों की निरंतर ज़रूरत रहती थी अपने शौक़ पूरे करने के लिए। उसी पैसों की आवश्यकता को देखते हुए इसे कल जब ये मालूम चला कि इसके ताऊजी घर पे नहीं है, एक शादी समारोह में गए हुए हैं और इसकी ताई घर में अकेली है, तो ये छत के रास्ते अपनी ताई के कमरे में गया और उसके बाद उन पर वार करके हथौड़े से उनकी हत्या कर दी और उनके पहने हुए गहने वहाँ से चुरा ले गया। इसकी निशानदेही पर जो गहने इसने चुराए थे वो बरामद कर लिए गए, इसके ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स बरामद कर लिए गए हैं और वेपन ऑफ ऑफेंस वो बरामद कर लिया गया है। पूछताछ पे इसने ये बताया कि इसकी प्लानिंग ये थी कि जो गहने हैं उसको बेच करके ये फिर लद्दाख जाना चाहता था और इस घटना का अनावरण हमारी टीम द्वारा कुल 10 घंटे के अंदर कर लिया गया, जिसके लिए इस टीम को मेरे द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। बुलंदशहर पुलिस के एसएसपी श्लोक कुमार सिंह ने साफ तौर पर बताया कि जो हत्यारोपी है वो गहने बेच करके अपनी गर्लफ्रेंड के जो सब सपने थे उनको साकार करना चाहता था। बुलंदशहर से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए परवेंद्र लोधी। यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।